हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू IMT क्लासेस। आज हम फिर से एक PYP यानी प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये हमारे पास गया सेंटर का है, गया सेंटर 2021। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे जिसमें 15 क्वेश्चन एज इट इज़ जो पेपर में पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, मैथ्स जिसको क्वांट बोलते हैं, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हमारे पास। ठीक है, तो कौन सा सेंटर का है? गया सेंटर 2021 का पेपर है। ठीक है, रिलेशन भर्ती का पेपर है। चलो शुरुआत करते हैं। मैथ्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जहाँ पे वैलिड इन्फॉर्मेशन रहेगी वहाँ पे मैं थोड़ा एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपको, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लगा मुझे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा बोलने की ज़रूरत है। चलो, एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहे, और कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। चलो बिना टाइम को आते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या के दुगुने में 5 जोड़ा जाता है तो वो 6 हो जाता है। वो संख्या क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद ही कर दो। माना वो संख्या x है। ठीक है, वो संख्या क्या है हमारे पास? x। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है, प्रश्न अनुसार यदि एक संख्या में, उस संख्या में, संख्या के दुगुने में, तो दुगुना होता है 2 से गुणा कर दो इसको, 2x। कितना जोड़ा जाए इसमें? 5 जोड़ा जाए तो वो संख्या कितनी हो जाती है? 6। बस इसको सिंपल सॉल्व कर दो। कितना आएगा देखो, 2x बराबर है 6 माइनस 5, और 2x बराबर कितना? 1, और x बराबर कितना? आधा। ठीक है, तो आधा का मतलब क्या था? 0.5। ठीक है, ये तो आप आइडिया से भी लगा सकते हैं। किसी में 5 जोड़ना है तो कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। किसी संख्या में मैंने कितना जोड़ना है? 5, ताकि वो 6 हो जाए। तो किस में जोड़ना चाहिए? 1, और ये एक उस संख्या क्या है? दुगुना है, तो ये आधा हो जाएगा 0.5। ऐसे भी कर सकते थे आप अपना कॉमन सेंस लगा के भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित कीजिए। मैंने आपको कंसेप्ट बताया था। ठीक है, किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने का, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, जिनको नहीं पता है, डिटेल नहीं पता, वो PYP 1 देखे, ये प्रीवियस ईयर पेपर 2 है। तो किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो हम लोग 5/18 से गुणा करते हैं। लेकिन जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से में बदलते तो हम लोग उल्टा कर देते, इसका 18/5 से गुणा कर देते। बस इतना करना है। तो क्या बोल रहा है कि 35 मीटर पर सेकंड, 35 मीटर पर सेकंड को किस में बदलना आपने? किलोमीटर पर आवर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करो भाई। 35 किस में बदला? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो किससे गुणा करना? 18/5 से। 18/5 से 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो 18 सत्ते 7/56, 136 होता है। कितना होता है भाई? 18 गुणा 7, तो कितना आएगा? 7 एकम 7, 7/56, कितना? 6, 7 और 5 12, 126। ठीक है, आप गुणा करना था यहाँ पे 18 का और 7 का, पाड़ा नहीं आता तो गुणा कर दो। ठीक है, मेरे को भी अभी 18 सत्ते नहीं आ रहा था, मैंने भी गुणा कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हल कीजिए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 100 का 25% निकालना है। ठीक है, आप निकाल सकते हो 100 का 25%, एक्चुअली 25 ही होता है। ठीक है, तो कितना है? 25। सिंपल सा पेपर आया था। ठीक है, ऐसा ही आता है आर्मी का पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, नया वेतन कितना है? 20,000 का 14% निकाल दो, बस उसमें जोड़ दो। 20,000 का कितना निकालना है? 14%। काटो 2 0 से 2 0, तो कितना है? 14 नहीं 28, और 2 0 2800, मतलब 20,000 में 2800 जोड़ दो। 2800 आया ना इसका। 20,000 का 14% कितना है? 2800, तो 20,000 में 2800 जोड़ दो, कितना आएगा? 2800, तो 0 0 8 2 2 22,800, 22,800। ऑप्शन नंबर 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? देखो पूर्ण वर्ग संख्या सुनो जरा क्या होती है, जिसके अंड में, जिसका इकाई का अंक खाली 0 होता है ना, वो कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। समझ गए? और 5 अगर किसी के अंक में होता है उसके पहले हमेशा 2 होता है। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग होती है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन से ही देख लेते हैं,
एक ही जीरो दी है, डबल जीरो होनी चाहिए एटलीस्ट अगर पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए तो। ये भी नहीं होगी, यहाँ पे भी एक सिंगल जीरो दी है, यह भी नहीं होती है। तो 1681 इसी का पूरा पूरा चांस है। 1681 किसका वर्ग होता है देखते हैं। 40 का वर्ग होता है 1600, तो 41 का वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखो पूर्ण वर्ग, अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखो ऑप्शन एलिमिनेट करने थे, ये तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो रहा था। याद रखना अगर पूर्ण वर्ग संख्या पूछे तो हमेशा याद रखना 1 से लेकर 25 के जितने भी लास्ट डिजिट होते हैं ना वही बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज़ को। और जिसके एंड में 3, ठीक है, 7, 8 और 1 जीरो होता है ना, ये कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, ठीक है। अगर कभी लास्ट में 5 आए तो इसके आगे 2 आना कंपलसरी है, तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होती है। अगर कभी किसी का इकाई अंक 0 हो तो कभी भी 1 जीरो, लास्ट की 1 जीरो होती है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। एटलीस्ट हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या के लिए 2 जीरो होनी चाहिए लास्ट की, ठीक है। तो यार ना ये तो सीधा सीधा ऑप्शन हो रहा था कि देखो भाई 5 से पहले 2 नहीं है तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे एक ही जीरो है सिर्फ, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे भी सिंगल जीरो, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पे ऑप्शन क्या था, एक ही था 1681, और ये किसका वर्ग होता है 41 का, ठीक है। निकाल भी सकते हो आप 41 का वर्ग। वर्ग स्क्वायर निकालने आता है आपको, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। 41 का वर्ग निकाल के दिखा देता हूँ आपको कैसे निकालते हैं। देखो अगर कभी स्क्वायर निकालना हो तो वही ट्रिक है, किसी का भी निकालना का वही ट्रिक है। 41 का वर्ग निकालना है, इसको ऐसे तोड़ दो, ये 1 और 4, 1 को क्या होता है 1 का स्क्वायर करो, 1 एकम 1, लेकिन देखो स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट का होता है। 4 चौके 16। अब क्या करना है, इस 4 और 1 को गुणा करना है, 4 गुणा 1 4 एकम 4, और इससे गुणा करना है 4 दूनी 8। यहाँ से एक डिजिट छोड़ देनी है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो कितना आएगा 1 8 6 1। इस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या जब सिखाऊंगा तो कंप्लीट सिखाऊंगा क्लास में इसको। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोलते हैं भाई क्या बोल रहा है, 496 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 6 से भाग करो, सिंपल सी बात है। 496 को 4 6 से छोटा है तो नहीं जाएगा, 2 डिजिट ले लो। अब 8 छिके 48 होता है, घटा दो इसको, कितना 1 बचा, ऊपर से कितना उतारा 6, 6 का पाड़ा पड़ो, 6 दूनी 12, घटा दो कितना 4, तो शेषफल कितना है, ये शेषफल होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत बेसिक से करवा दिया। ये हमारे पास क्या होता है भाजक, और ये होता है हमारे पास भाज्य, और ये होता है हमारे पास क्या होता है भाजक बराबर भाज्य गुणा, पता नहीं क्या बोलता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये होता है हमारा a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है। डिवाइजर, क्वोशंट, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसको, भागफल, हाँ इसको भागफल बोलते हैं, याद नहीं आ रहा था मेरे को। इसको भागफल बोलते हैं, भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और ये शेषफल होता है, ठीक है। यानी ये रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास क्वोशंट होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये डिविडेंट होता है, ये डिविडेंट होता है और ये डिवाइजर होता है, ठीक है। इस तरह से होता है कुछ चीज़ें, बस आपको समझ आ गया ना। 6 से 496 को भाग देना था और क्या कितना शेषफल आया, इस तरह से कर सकते थे आप। अगर थोड़े से आप प्रो लेवल के बंदे हो, ये तो मैंने आपको ऐसे कर दिया जैसे 5th 6th क्लास का बच्चा करता है ना। अब देखो अगर आप भाग करने से बचना चाहते तो आप सीधा लिखो 496 बटे कितना 6, 6 एकम 6, पॉइंट में नहीं लाना इसको। 8 छिके 48, कितना बचा 16, 6 दूनी 12, कितना बचा 4, तो यही 4 शेषफल है, ठीक है। इतना सा करना था आपको। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि राज ने एक छाता 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसे 10 रुपये के लाभ पर बेचा। ये तो बहुत ही सिंपल पेपर आ गया था भाई, है ना। मैंने भी नहीं देखा, बस यही आपके सामने ही करते हुए देख रहा हूँ। यदि राज ने 100 रुपये का छाता खरीदा और उसे 10 रुपये का लाभ पर बेचा, तो छाते का विक्रय मूल्य क्या होता है। तो एक था क्रय मूल्य, एक होता हमारे पास लाभ या हानि, एक होता हमारे पास विक्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य में सपोज दैट आपने 100 रुपये की खरीदी और उसमें 10 रुपये का लाभ है, आपको उसको कितने में भाई खरीदा और 10 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना है 100 और 10 110। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। अगर कुछ ये पूछ लेता सपोज दैट किसी की वस्तु का मूल्य कितना 100 रुपये और उसको हानि हो जाती है 10 रुपये की, तो बेचेगा कितने में 90 रुपये की। दो कंसेप्ट है यहाँ पे, वो परसेंटेज भी पूछ सकता था, लेकिन उसने पूछ लिया कि भाई विक्रय मूल्य ही बता दो। 100 रुपये में खरीदा
₹10 उसने कमाए उसमें, तो कितने का बेच दिया होगा? ₹110 का। बस खत्म क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया। 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, इसलिए 21 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान रख लो। ये हमेशा कंसेप्ट होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर है M2 D2 और H2 बटे W2। इस कंसेप्ट में आता है, लेकिन मैक्सिमम आपको M1 D1 से ही पूछेगा वो क्वेश्चन। जैसे वाला क्वेश्चन है M1 गुणा D1 बराबर है M2 गुणा D2। कितने आदमी कितने दिन तक काम करते हैं, दूसरी तरफ उतने ही आदमी उसको कितने दिन में करेंगे। बस जैसे हमारे पास 6 व्यक्ति 7 दिनों में करते कोई काम, ये भी हमारे पास टोटल वर्क है, ये भी हमारे पास टोटल वर्क है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है, फिक्स है। इस पैटर्न का क्वेश्चन क्या आना ही आना है। तो M1 की वैल्यू यहाँ पे देखो कितना है, ये होता है 6 व्यक्ति, और D1 हमेशा दिया होगा हमारे पास 7 दिन। तो M2 कितना दिया हमारे पास? 21 दिया है। हमारे पास D2 निकालना है कि 21 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। फॉर्मूला लगा दो। M1 की वैल्यू कितनी है? 6। D1 की वैल्यू कितनी है? 7। M2 की वैल्यू कितनी? 21। D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। बस खत्म, काटो। 7 एकम 7, 7 तिये 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो D2 की वैल्यू हमारे पास कितना आएगा? 2 दिन। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन इतना सा है। ये तो सिर्फ ये था थोड़ा कंसेप्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रथम 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का माध्य कितना होगा? ये तो पढ़ ही लो, चाहे यहाँ पे माध्य पूछेगा चाहे औसत पूछेगा, ठीक है। औसत होता है या माध्य होता है, एक ही बात है। यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट लिख लो। देखो, प्रथम n विषम संख्याओं का, या तो कभी पूछेगा औसत या फिर माध्य, एक ही बात है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत हमेशा क्या होता है? n, वही संख्या होती है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत या फिर माध्य क्या होता है, वो रखना याद, n+1। बस इतना याद रखना। मैं एग्जांपल देता हूँ। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जैसे 1, 3, 5, 7, 9 है ना। 1, 3, 5, 7 और 9। तो प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या यही है, तो इनका निकालो औसत। औसत क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी संख्या है, ठीक है। अब याद रखना, जब डिफरेंस बराबर हो ना तो ये AP में आ जाती है। तो AP में हमेशा याद रखना माध्य हमेशा बीच वाली संख्या होती है, 5, ठीक है। आप जोड़ भी सकते हो सभी संख्याओं का जोड़, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटे कितना? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। मैं ऐसे ले लिया एग्जाम्पल आपका, ऐसे तो आपको समझा दिया कि दोनों स्टेटमेंट याद रख लेनी है। तो 3 और 1 4 और 5 9, 3 और 1 4, 5 9 और 9 18 और 7 25, ठीक है। 25 बटे कितना? 5। तो संख्या कितनी आएगी? 5। 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होता है? 5। अगर मैं यही हमारे पास सम संख्या ले लेता हूँ, 5 पहले 2 4 6 + 8 + 10 बटे कितना? 5। इसका औसत क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। n+1, 5 + 1 6, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देख लो, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 20 और 10 30 बटे कितना? 5। कितना आ गया? 6। तो यार ना, पहली n चाहे कितनी भी संख्या, यहाँ बोल रहा पहली 10 धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो वही 10। 11 बोलेगा तो 11, वही आंसर होता है। यहाँ पे 5 दिया तो इसका आंसर भी कितना होगा? 5। जब यहाँ पे विषम लिखा होता, अगर यहाँ पे सम लिखा होता तो ये 5 की जगह क्या हो जाता? 6 n+1। ये 2 स्टेटमेंट याद रख लेना। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। एक धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है, ठीक है। 4 वर्षों में कितनी हो जाती है? 900 हो जाती है। वो धनराशि क्या है? ठीक है, तो आपको पहले पहले ब्याज निकालना है, इतनी हो जाती है। तुम्हारे पास देखो, पहले पहले आपने क्या निकालना? ब्याज। तो ऐसा ही, ठीक है। क्या निकला है? देखो 5% की वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 हो जाती है। तो ये मान के चलो आपका जो प्रिंसिपल है ना, वो 100 रुपये या 100% है, ठीक है। हर साल कितनी बढ़ रही है? हमारे पास रेट कितना है? 5%। टाइम कितना है?
4 ईयर्स। ठीक है, तुम्हारे पास अगर प्रिंसिपल मान के चलो 100% है, तो मेरे को ये बताओ, अब 100% तो ऑलरेडी है, 4 साल में 5% और बढ़ती जा रही है, तो ये टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 4 पंजे 20% बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 100%, ये प्रिंसिपल तो हमेशा 100% होता है। ठीक है, 20% और बढ़ गई है, तो 100 और 20 कितना हो गया, 120% होगी सारी वैल्यू, जो कि हमारे पास कितनी दी है 900 के बराबर। तो हम 1% निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू कितनी, 900/120। हमारे को निकालना क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है हमेशा 100%। मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, ये बिना फॉर्मूले के करवाया। देखो, एक साल में रेट का मतलब 5% पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे दिया प्रति वर्ष 5% बढ़ता है, तो 4 साल में कितना बढ़ जाएगा, 4 पंजे 20%। 100% प्रिंसिपल होता ही है, 20% और बढ़ गया, कितना हो गया 120%। 120% बढ़ गया तो वैल्यू कितनी होगी 900। ये हमारे पास है मिश्र धन, जिसमें प्रिंसिपल भी है और ये भी हमारे पास SI मतलब साधारण ब्याज भी है, वो इतना हो जाता है 900। अब इसको काट लो जरा, 0 से 0। ठीक है, अब यहाँ पे किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 30 तिये 90, 4 तिये 12। ठीक है, तो यहाँ पे 25 से कटा, 25 चौके 100, तो 25 तिये 75, 750। तो इनिशियली कितना था, 750 रुपये। ये तो मैंने आपको क्या बिना फॉर्मूले के। अब मैं इसको एक बार फॉर्मूले से करवाता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले से कैसे आएगा ये, देखो मिश्र धन हमेशा क्या कैसे निकलता है, मिश्र धन वो निकलता हमारे पास मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, देखो मूलधन हमारे पास पता ही नहीं है, मूलधन ही निकालना है। तो मिश्र धन क्या दिया हमारे पास, 900 दिया है, दिया कि नहीं है, तो मूलधन हमें यहीं पे रखते हैं। फॉर्मूला होता है इसका ही, साधारण ब्याज क्या होता है, ये होता है हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आराम से। जो जो चीज़ें दी है, 900 बराबर है मूलधन यहीं पे रहने दो, प्लस मूलधन यहाँ का भी यही रहेगा, साधारण ब्याज, प्लस दर क्या है हमारे पास 5, और समय कितना हमारे पास 4 वर्ष बटे कितना 100, ये भी है, गुणा ये यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा, 5 चौके 20, तो 900 बराबर है मूलधन जमा मूलधन यहाँ पे भी आएगा, गुणा कितना भाई 5 चौके 20/100, तो 1/5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन क्या निकल जाएगा, 900 बराबर 5 मूलधन हो गया। सॉल्व कर रहा हूँ इसको मैं, प्लस यहाँ पे कितना बचा, मूलधन बटा 5, तो यहाँ पे 5 मूलधन और 1 मूलधन कितना हुआ 6 मूलधन, तो 5 इस साइड को चला जाएगा बटे ये 6 इस साइड को आ जाएगा, मूलधन की वैल्यू आ जाएगी। 6 से काटो इसको, 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितना आएगा 3 3 9, 300 है ना। यहाँ से 2 से काटो कितना आएगा भाई 1500, और 15 पंजे 75 यानी 750। ये थोड़ा सा टफ था। ठीक है, इतना बड़ा था, इसलिए मैंने उसको शॉर्टकट में क्यों किया। देखो, जब भी कभी आपके पास मिश्र धन दिया हो, ठीक है, और मूलधन निकालना हो, तो इतना देख लिया करो, तो उसमें हमेशा मूलधन कितना मान के चलो, जो प्रिंसिपल उसको कितना मान के चलो 100%। अब देखो प्रतिवर्ष रेट कितना हमारे पास 5%, प्रतिवर्ष हमारे पास रेट कितना 5%, और टाइम कितना दिया हमारे पास 4 ईयर्स। ठीक है, इस बवाल से बेटर है इसको सॉल्व ऐसे करना है। ठीक है, पर बेसिक बताना फर्ज था, पर इससे करना मत। ठीक है, इस तरह से मान के चलो मूलधन इस पे, जब भी आपके पास मिश्रण दिया हो और मूलधन निकालना हो, मूलधन हमेशा 100% मान के चलो, रेट 5% और टाइम कितना 4 वर्ष। तो अगर एक वर्ष में 5% बढ़ता है तो 4 वर्ष में कितना 4 पंजे 20% बढ़ जाता है। ठीक है, मूलधन पहले ही कितना होता है 100%, तो टोटल मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन यानी मिश्रधन क्या होता है हमारे पास, मूलधन प्लस SI। मूलधन दिया है 100% और ये कितना है हमारे पास 20%, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 120%, जो किसके बराबर है मिश्रधन यानी 900 के बराबर। इसको काट पीट के 100% की वैल्यू निकल जाएगी कितनी 750, इससे पहले करवाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको ऐसे करना है। ठीक है, जब भी पेपर में आएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 11वां क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है,
तो आधार की लंबाई कितनी है। ठीक है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है भाई? समकोण त्रिभुज देखने में कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये होता है इसका लंब, परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर। ये था हमारे पास आधार, जिसको बोलते हैं बेस, और ये था हमारे पास हाइपोटेन्यूस, जिसका कोई काम नहीं होता फिलहाल जब तक अग्निवीर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है लंब 8 सेंटीमीटर, यानी परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर जो एरिया घेर रहा है ना, ये वाला क्षेत्रफल हमारे पास 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो आधार की लंबाई ज्ञात करो। तो आपको पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये तो हमारे पास 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या इसको ऊंचाई भी बोलते हैं, बराबर कितना 1/2। आधार हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है, लंब कितना दिया है 8, और क्षेत्रफल हमारे पास दिया कितना 20। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आधार, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, बराबर कितना 20। ये 2 उल्टे को ना पर ले जाके गुणा हो जाएगा, 8 से कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो बेस कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करो। पहले तो आपको पता होनी चाहिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। बोलो 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 फटाफट से। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोल दे भाई तो क्या होती है 99। 3 अंकों की बोले तो 1 2 3 बार 99। 4 अंकों की बोले तो कितना होता है भाई बोलो। ये होता है हमारे पास 4 बार 9, 4 बार 9, सॉरी 0 लिख दिया मैंने, 4 बार 9 होना चाहिए, 4 बार 9 ये होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता दो कितनी होगी। 1 लगाओ और इसके बाद 0। ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। 1 2 3 4, इसमें से अगर 1 भी घटाओगे ना तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, ठीक है, और ये है बड़ी, सबसे बड़ी संख्या। तब वो क्या बोल रहा है योगफल ज्ञात करो, मतलब जोड़ना इनको 1 2 3 4 1 0 0 0 जोड़ दो इसको, कितना आएगा 9 9 9 10, ये वाला। ठीक है, समझ आया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल इतना है। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको भी, यहीं से ले लो इस क्वेश्चन को भी, यहीं पे सिखा देता हूँ मैं। देखो जब भी कभी आपको इस तरह से दिया हो ना, आपको LCM दिया हो, HCF दिया हो और एक संख्या दी हुई हो, तो याद रखना एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये फॉर्मूला याद रख लेना, पेपर में बहुत बार आएगा। ठीक है, जब भी इस तरह से दिया हुआ, देखो ये फॉर्मूला याद रख लेना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है HCF गुणा LCM। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास HCF कितना दिया है, महत्तम समावर्तक इसको बोलते हैं HCF, और लघुत्तम समावर्तक ये इसको बोलते हैं LCM। ठीक है, हमारे पास एक संख्या यानी फर्स्ट नंबर ये दिया है, तो दूसरी संख्या हमने निकालनी है, बस खत्म। तो HCF हम लोग ने क्या दिया है 11, LCM कितना दिया हमारे पास 693, फर्स्ट नंबर कितना दिया हमारे पास, पहली संख्या 77। तो अगर सब कुछ ही दिया तो दूसरी नंबर तो तुम्हारे को भी निकालना है, बस। ठीक है, पुट करो, पहली संख्या क्या दी हमारे पास 77, ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी दी है नहीं दिया है, इसको हम x मान के चलते हैं, बराबर है HCF कितना दिया हमारे पास 11 और LCM कितना है 693। बस काटा पीटी करो आर पार। देखो 11 के पाड़े में 77 आता है, बिल्कुल आता है, 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। अब 7 के पाड़े में 693 आता कि नहीं आता, देख लेते काट के। 7 एकम 7, 7 9 में 63, कितना बचा 6, 7 9 में 63। तो दूसरी संख्या कितनी है 99। गॉट इट और नॉट। ये क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लिख लो, इस पैटर्न का ही आएगा, सिर्फ
ये चेंज होगी वैल्यूज़, बाकी फॉर्मूला ही लगेगा। चलो 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 मीटर गुणा 160 मीटर आयाम के एक आयताकार। देखो आयताकार क्या होता है, आयताकार कुछ शेप इस तरह की होती है, ये होती है आयताकार, जिसमें कुछ लंबाई होती है, किस चौड़ाई होती है। बोल रहा है 120 मीटर, क्या बोल रहा है 120 मीटर लंबाई और 160 मीटर आयाम के। तो लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है चौड़ाई से ना, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 120 मीटर ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, और लंबाई हमारे पास कितनी है 160 मीटर। इसमें से क्या करना हमने कि एक आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर आयाम के, ठीक है, एक और बना लेते हैं ऐसे वाला, जिसका क्या है, जिसका आयाम कितना 40 मीटर और 60 मीटर कि कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करना आपने, इसके एरिया को डिवाइड करना है, एरिया 1/एरिया 2। इसका एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, लिख लो कॉपी में अपने, आयत का क्षेत्रफल, तो ये होता है एरिया मतलब क्षेत्रफल ही, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, निकालो इसका पहले वाले का, इसको मान के चलो L1, ये होता है B1, ये हमारे पास है L2 और ये हमारे पास B2, कुछ भी मान के चलो, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है A1 L1 यानी 120 गुणा 160 बटे A2, इसका एरिया 40, लंबाई 40 गुणा 60, एक ही बात है लंबाई गुणा चौड़ाई, आंसर सेम ही आएगा। काटो जरा इसको, 0 से 0, 4 से 4 के टेबल में 12 था, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ठीक आता है, 0 से 0 कट गया, 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 के पहाड़े में 16 आता है, बिल्कुल आता है, 8 दूनी 16। तो ऐसे अगर ये इस क्षेत्रफल से हम लोग इतने इतने वर्ग एक आयताकार भूखंड काटे तो हमारे पास 8 भूखंड बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, समझ आया, कुछ नहीं है, जब 2 आया ना इसको इससे डिवाइड कर देना आंसर। अब यहाँ पे देखो, यदि 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 40 लोगों द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। इसका वही M1 गुणा D1 बराबर है M2 इंटू D2, 2 बार आ गया इस क्वेश्चन को पेपर में ना। M1 हमारे पास कितना है 20 लोग और D1 हमारे पास कितना है 20 दिन। सिमिलरली M2 कितना है 40 लोग, क्या निकालना है D2 कितने दिन में पूरा करेंगे, बस फॉर्मूला में पुट करो, 20 लोग किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 40 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। 20 दूना 40, 10 दूना 20, तो x की वैल्यू कितनी 10, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये था मैथमेटिक्स, बहुत ही सिंपल था। चलो रीजनिंग देख लेते हैं, रीजनिंग कैसा आया था। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। इसमें एक सीरीज दी है, कितना दिया है 10, 16, 21, 25, ठीक है भाई। तो इसमें से डिफरेंस निकालते रहो, कितने का डिफरेंस है +6। यहाँ पे देखो 16 + 5, 16 और 4 20 रहे कहाँ, ठीक है। यहाँ पे +4, तो एक पैटर्न बन रहा है, पहले +6 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, अब कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है। तो 25 और 3 कितना होता है 28, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि पेल को लिखा जाता है 2 1 3 4, ठीक है भाई। अर्थ को क्या लिखा जाता है EARTH को लिखा जाता है 4 1 5 9 0। तो आपको बोलना है PEARL को लिखो। देखो पहले देखो जरा, ये क्या सारे लेटर इसमें है, P हाँ दिख रहा है, E हाँ दिख रहा है, A हाँ है, R है, L है। अगर सब शब्द मिल रहे हैं ना तो यहाँ पे इस तरह से देखो, P का मतलब 16 होता है ऐसे एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे दिया कितना है 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये कुछ अलग टाइप का ही है, इसका मतलब है कि P को 2 बताया गया है, A को 1, L को 3 और E को 4। तो P हमारे पास कितना दिया, हमारे पास P की वैल्यू है 2, तो P के नीचे लिखो 2, सब 2 से शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब देखो अगला है E यहाँ पे E कितना लिखा 4, तो यहाँ पे 2 के बाद 4,
2 के बाद 4 नहीं है, 2 के बाद 4 नहीं है, 2 के बाद 4 नहीं है। ठीक है, ये रहा। इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, ऑप्शन तो मिला दिया। आगे देखो जरा क्या पूरा भी मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, ए का मतलब है 1, फिर आर का मतलब कितना 5, फिर एल का मतलब कितना है 3, 2 4 1 5 3। इस तरह से जब आपका ये नहीं मिले ना, मतलब इसका अल्फ़ाबेट का लेटर नहीं मिला, तो इसका मतलब ये चीज़ होता है। फिर यहाँ पे देख लिया करो क्या सारे लेटर जो हमारे पास निकालने ना, क्या कहीं ना कहीं दिए, बस अगर दिए तो बस इस तरह से करो। पी की वैल्यू 2 दी है, ई की वैल्यू 4 दी है, बस पी की वैल्यू 2 लिखी है, ई की वैल्यू 4, ए की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन, दिशा से। डायरेक्शन को अपने आप को ही एज्यूम कर लिया करो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोहन पूरब। देखो इस साइड को ये चीज़ होती है हमारे पास, कुछ डायरेक्शन थोड़ा सा पता होता है। ये होता है हमारे पास पूरब, ये होता है हमारे पास पश्चिम, ऊपर की ओर होता है उत्तर और नीचे की ओर होती है दक्षिण। देखो यहाँ पे मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर आगे चलता है, तो पूरब की ओर इस दिशा में, यानी मैं यहाँ से बनाऊंगा इस तरह से, कितना 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखो दाईं ओर अगर इस साइड को जा रहा है ना, उसका दायां ये हो गया, बायां ऊपर हो गया, तो मतलब दाईं ओर मुड़ा, इस साइड को मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है, जब इधर को आ गया ना नीचे, तो उसका देखो दायां इस साइड को हो गया दायां, और बायां इस साइड को हो गया बायां। ठीक है, तो किस साइड को मुड़ा, वो दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। ठीक, 4 किलोमीटर चलता है। इसके बाद वो पीछे मुड़ता है। ठीक है, अब वो किस दिशा के सम्मुख है, देखो इस तरीके जा रहा था, अब वो बिल्कुल पीछे मुड़ा वापस, तो इस साइड को क्या है हमारे पास, पूर्व दिशा। तो बोल रहा है कि अब वो किस दिशा के सम्मुख है, मतलब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले इस तरह दाएं मुड़ा, फिर इस साइड को आया, फिर वो बिल्कुल पीछे मुड़ जाता है। ये किस दिशा में जा रहा है, ये दिशा होती है पश्चिम, इस पश्चिम दिशा की ओर जा रहा था, फिर वो पीछे मुड़ा, मतलब किस दिशा में, पूरब की ओर मुड़ गया। तो सम्मुख किस दिशा में, सम्मुख हमारे पास यहाँ पे पूरब दिशा में है उसका मुंह। इस सम्मुख का मतलब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो उसका मुंह है किसकी दिशा की ओर, पूरब की ओर। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना एक बार फिर से। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष से 15वां है। ठीक है, ये होता हमारे पास रैंकिंग। ये चैप्टर क्या होता है हमारे पास, रैंकिंग से क्वेश्चन है। रैंकिंग का ये मान के चलो, ये बोलते हैं कि यदि एक पंक्ति में हमारे पास अगर दोनों साइड से पता चल जाए ना कि इसका कौन सा नंबर है, टाइप 1 यही होता है। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जो पेपर में है। टाइप 1 का मतलब है, सपोज दैट हमारे पास राम है, ये बोल रहा है आप पहले से, यानी इसका ऊपर से इसकी पोजीशन है 7th और नीचे से उसकी पोजीशन है 6th, है ना। तो आप बोलेंगे बोलो भाई पूरे रो में कितने लोग थे, तो इसका फॉर्मूला होता है लेफ्ट से कितनी पोजीशन है प्लस राइट से कितनी पोजीशन है ना, -1। याद रखना टोटल होता है ये। ठीक है, अब जहां से भी निकालनी है आपने इसी फॉर्मूले से निकलेगी। यहाँ पे देखो टोटल कितने, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष से 15वां है, तो नीचे से ज्ञात करो। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, कुल बराबर है ऊपर से कितना रैंक है प्लस नीचे से कितना रैंक है -1, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो इसमें पुट करो, अपने आप ही निकल जाएगा, नीचे -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुल कितने छात्र है 49, मैंने लिख दिया 49 बराबर है ऊपर से कितना रैंक है 15वां रैंक है प्लस नीचे -1। बस इसको सॉल्व करो, -1 की साइड को आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का, तो क्या बन जाएगा बोलो, 49 माइनस इस साइड लाओ +1 बराबर कितना 15 प्लस नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे 50, 15 यहाँ पे प्लस का इस साइड को आएगा, माइनस का हो जाएगा बराबर कितना नीचे से, है ना। तो 50 में से 15 गया कितना 35, कितना आया नीचे से कौन सा स्थान है 35वां। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दिया भाई। ठीक है, आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना, क्या एक ही फॉर्मूला याद रखना है। अगर टोटल दिए हो, है ना, आपको अगर टोटल दिया हो, टोटल अगर गिवन हो, चाहे ऊपर से पूछे हो रैंक चाहे नीचे से पूछे, आपको हमेशा याद रखना कुल +1 माइनस नीचे से या ऊपर से, जहां से पूछे। ठीक है, तो देखो किस से पूछा था अभी,
नीचे से उसका क्रम कितना है, तो नीचे बराबर है कुल कितना है हमारे पास 49 प्लस 1 माइनस नीचे किससे, जिस जो दिया हो आपको 15 ऊपर से 15, बस ये आंसर है। तो 49 प्लस 1 50 माइनस 15 कितना 35। ये फॉर्मूला याद रख लेना, है ना। और जब एक व्यक्ति की दोनों तरीके से पोजीशन दी हो तो आपको लिखना है यहाँ पे क्या रखोगे आप, नीचे से, कभी ऐसे भी होता है बाएं दाएं, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन दिया है, नीचे से प्लस ऊपर से माइनस 1 बराबर है कुल। बस ये दो फॉर्मूले याद रख लेना, रैंकिंग आपका खत्म क्वेश्चन चैप्टर, ठीक है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गया सेंटर का लास्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। ये तो वही है 7 सीरीज के क्वेश्चन बोलते हैं इसको, 28, और एक क्वेश्चन तो आएगा ये पेपर में। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 7 का डबल लग रहा है मेरे को 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये था भाई पूरा पेपर हमारा सॉल्व हो गया पूरा, ठीक है। ये पूरे के पूरे क्वेश्चन थे हमारे पास 20 क्वेश्चन, जिसमें से 15 मैथमेटिक्स के थे और 5 रीजनिंग के थे, और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी नहीं थे, ठीक ठाक था, मॉडरेट सा पेपर था, जिस तरह से आर्मी का पेपर आता है बिल्कुल सेम उसी लेवल का था, ठीक है। मिलेंगे इसी तरह से कल किसी नए वीडियो में। मैं अल्टरनेटिवली करूँगा, एक दिन आपको क्लास लगाऊंगा और एक दिन आपका मॉक टेस्ट सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। पढ़ते रहो, इसी तरह से सॉल्व करते रहो। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।